वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम विद्युत चुंबकीय तरंगे का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। ये चैप्टर मुख्य रूप से इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि कैसे बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र यानी समय के साथ परिवर्तित होने वाला क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। पहले हम मानते थे कि केवल बहती हुई धारा से ही चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, लेकिन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने साबित कर दिया कि बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र भी बिल्कुल यही काम करता है। तो सबसे पहला और अहम टॉपिक आता है विस्थापन धारा। ये वो धारा है जो समय के साथ बदलने वाले विद्युत क्षेत्र के कारण पैदा होती है। जब कोई संधारित्र, जिसे हम कैपेसिटर भी कहते हैं, चार्ज हो रहा होता है तो उसकी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र लगातार बदलता है और बस वहीं ये धारा मौजूद होती है। इसका सूत्र ध्यान से देखिए, ID बराबर एप्सिलॉन नॉट गुणा डी फाई ई बटे dt। ये सूत्र तब उपयोग होता है जब हमें प्लेटों के बीच की धारा निकालनी हो। इसे एकदम पक्का याद कर लीजिए। अब जरा इस चित्र को देखिए। जब हम संधारित्र के बाहर तार में देखते हैं तो वहां चालन धारा मौजूद होती है, लेकिन प्लेटों के बीच तो कोई तार है ही नहीं, फिर भी वहां चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। यहां एम्पियर का नियम पूरी तरह विफल हो रहा था। इसी कमी को मैक्सवेल ने पूरा किया। उन्होंने समझाया कि जहां चालन धारा शून्य होती है वहां प्लेटों के बीच विस्थापन धारा मौजूद रहती है, जिससे पूरा परिपथ लगातार बना रहता है। चलिए अब महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। इस चैप्टर से थियरी और न्यूमेरिकल्स जल्दी हल करने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियम अपनी उंगलियों पर याद होने चाहिए। मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व को जोड़ने के लिए 4 प्रमुख समीकरण दिए। पहला है स्थिर विद्युतिकी के लिए गॉस का नियम, दूसरा चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम, तीसरा है फैराडे का नियम जो बताता है कि बदलता चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र बनाता है, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण एम्पियर मैक्सवेल नियम। इसी नियम में विस्थापन धारा के पद को जोड़ा गया है जो हमारी इस पूरी थ्योरी की नींव है। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल की। निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है, जिसका सूत्र है 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। लेकिन जब यही तरंग किसी और माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल v बन जाती है 1/√μ एप्सिलॉन। इसका सीधा सा मतलब है कि माध्यम की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता बदलते ही तरंग की चाल भी बदल जाएगी। एक और सूत्र जिस पर एग्जाम में सीधे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो है विद्युत क्षेत्र के आयाम E0 और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम B0 के बीच का संबंध। सूत्र बहुत ही सरल है, B0 बराबर E0/c। यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का मान चुंबकीय क्षेत्र के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं तरंगों की प्रकृति और उनके ग्राफ की ओर। यूपी बोर्ड परीक्षा में अक्सर इसका आरेख बनाने के लिए कहा जाता है, इसलिए इस हिस्से को बहुत ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पर दिख रहा ये ग्राफ परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब तरंग z अक्ष की दिशा में आगे बढ़ रही है तो विद्युत क्षेत्र x अक्ष पर दोलन कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष पर। इसका साफ मतलब है कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग के चलने की दिशा, ये तीनों ही एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत होते हैं, और इसी कारण से इन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। अब इन तरंगों के कुछ मुख्य गुण जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। दूसरा, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। तीसरा, ये त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं। और चौथा, निर्वात में इनकी चाल प्रकाश की चाल c के एकदम बराबर होती है। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर सपोर्ट करें। अब सवाल आता है कि न्यूमेरिकल्स कैसे हल करें। बोर्ड परीक्षाओं में इस टॉपिक से सीधे फॉर्मूला आधारित प्रश्न आते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हम किताब के उदाहरण 8.1 का तरीका देखते हैं, ताकि आप एग्जाम में बिना अटके इसे सॉल्व कर सकें। न्यूमेरिकल हल करने की अप्रोच बिल्कुल साफ होनी चाहिए। स्टेप 1, प्रश्न में दी गई वैल्यूज को पहचानना। जैसे इस उदाहरण में विद्युत क्षेत्र E का मान 6.3 वोल्ट प्रति मीटर दिया है, जो y दिशा में है। स्टेप 2, सही फॉर्मूला लगाना। यहाँ हम B बराबर E/c का उपयोग करेंगे। और स्टेप 3,
दिशा निकालने के लिए सदिश नियम का इस्तेमाल करना, जहां E क्रॉस B की दिशा तरंग के चलने की दिशा होनी चाहिए। तो जब आप 6.3 को प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ से भाग देंगे तो सीधा उत्तर निकल कर आएगा 2.1 × 10⁻⁻8 टेस्ला। अब दिशा क्या होगी? चूंकि E y दिशा में है और तरंग x दिशा में जा रही है, इसलिए B की दिशा z अक्ष की ओर होगी। एग्जाम में हमेशा सही मात्रक और सदिश दिशा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मार्क्स इसी पर कटते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम से ठीक पहले आपका सबसे बड़ा हथियार है, बोर्ड परीक्षा पैटर्न। पिछले सालों के पेपर्स देखकर हमें पता चलता है कि आपको असल में किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इस टॉपिक से बोर्ड में डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स या थ्योरी क्वेश्चन आता है। खासतौर पर B = E/C वाले सूत्र पर न्यूमेरिकल्स तो लगभग तय होते हैं। इसके अलावा विस्थापन धारा की परिभाषा और इसका सूत्र थ्योरी में पक्का पूछा जाता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, विद्युत चुंबकीय तरंग का ग्राफ बनाने वाला प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो उसे अच्छे से तैयार कर लें। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर सपोर्ट करें। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए। तो आज हमने विद्युत चुंबकीय तरंगे का पूरा रिवीजन कर लिया। बस एक आखिरी टिप, परीक्षा हॉल में जाने से पहले विस्थापन धारा का सूत्र रट लें, मैक्सवेल के चारों समीकरणों को दिमाग में बैठा लें, तरंग का अनुप्रस्थ ग्राफ कम से कम 2 बार खुद बनाकर देख लें और न्यूमेरिकल्स के लिए चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र का वो E/C वाला संबंध हमेशा याद रखें। और हाँ, खत्म करने से पहले मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल के सिग्नल और सूरज की रोशनी में क्या समानता है? दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, बस उनकी आवृत्ति अलग अलग होती है। विज्ञान हमारे चारों ओर है, बस देखने का नजरिया चाहिए। इसी विचार के साथ मैं आप सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। एकदम शांत रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और पेपर में शानदार प्रदर्शन करके आएं।